आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, संसद। यकीन मानिए, इस चैप्टर को समझने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल भारतीय संसद की संरचना पर है। संसद भवन के आप कह सकते हैं गलियारों में एक सफर पर निकलेंगे, और इस सफर की शुरुआत के लिए एक चाबी है हमारे पास। एक बड़ा ही सरल सा शब्द है सरल, S-R-L। ये एक शानदार ट्रिक है। स से संसद, जिसका जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 79 में, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से जाहिर है लोकसभा अनुच्छेद 81। मतलब बस इस एक चाबी से संसद के 3 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद खुल जाते हैं। जब हम संसद या पार्लियामेंट की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में दिल्ली की वो शानदार इमारत आती है। लेकिन आज हम सिर्फ इमारत की नहीं, बल्कि उसके अंदर की जो पूरी मशीनरी है उसकी बात करेंगे। ये बहुत सही शुरुआती सवाल है, क्योंकि संसद का पूरा ढांचा इसी क्यों में छिपा है। तो संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसके 3 हिस्से होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। जी हाँ, तो आज का फोकस इन 2 सदनों पर रहेगा। और ये 2 सदन सिर्फ 2 बिल्डिंग्स नहीं है, ये 2 अलग-अलग विचारों का प्रतीक है। एक है जनता की सीधी आवाज और दूसरी है राज्यों का प्रतिनिधित्व और कह सकते हैं स्थिरता। जनता की आवाज बनाम स्थिरता, ये बहुत दिलचस्प है। इससे पहले कि हम इन दोनों की गहराई में उतरें, एक चीज जो हमेशा कंफ्यूज करती है वो है सेंट्रल हॉल। ये क्या है? क्या ये लोकसभा है, राज्यसभा है या कुछ और ही है? सेंट्रल हॉल इन दोनों के बीच का एक सिंबॉलिक और फंक्शनल पुल है। ये न तो पूरी तरह लोकसभा है न राज्यसभा। अच्छा। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन होता है तो वो इसी हॉल में होता है। ओके, दोनों एक साथ। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारतीय संसद को संबोधित करते हैं तो वो भी इसी सेंट्रल हॉल से करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का न्यूट्रल ग्राउंड है जहां दोनों मिलते हैं। बिल्कुल, एक तरह से भारत की लोकतांत्रिक दुनिया का स्वागत कक्ष है। चलिए अब इन दोनों खिलाड़ियों लोकसभा और राज्यसभा को एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं लोकसभा की, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं। इसकी बनावट क्या है? बिल्कुल, लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में है। इसे आप भारतीय लोकतंत्र का एक्सेलरेटर समझ सकते हैं। एक्सेलरेटर? हाँ, ये वो जगह है जो देश के मूड के हिसाब से तेजी से बदलती है। सीटों की बात करें तो संविधान में अधिकतम 550 सीटों की सीमा तय है। पहले ये 552 थी, है ना? जी हाँ, पहले 552 थी, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे वो प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। और अभी असल में कितनी सीटें हैं जिन पर चुनाव होता है? वर्तमान में 543 सीटों पर, और इन पर सीधे जनता के वोट से सदस्य चुने जाते हैं। यही वो आम चुनाव हैं जिनमें हम सब हिस्सा लेते हैं। तो अधिकतम सीमा 550 है और अभी 543 सदस्य हैं। जी, इसी वजह से इसे जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि इसका हर सदस्य सीधे जनता के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो लोकसभा एक्सेलरेटर है। अब आते हैं राज्यसभा पर, जिसका जिक्र अनुच्छेद 80 में है। अगर लोकसभा एक्सेलरेटर है तो क्या राज्यसभा ब्रेक है? आप इसे ब्रेक या शॉक एब्जॉर्बर कह सकती हैं। अच्छा। इसका डिजाइन ही स्थिरता और निरंतरता के लिए किया गया है। अच्छा। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। फिलहाल इसमें 245 सदस्य हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क आता है। इन 245 में से 233 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये वही हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में खास अनुभव होता है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 12 लोग उस एंग्लो इंडियन वाले प्रावधान से बिल्कुल अलग हैं जिसे लोकसभा से हटाया गया। अच्छा, ये व्यवस्था अभी भी है? ये व्यवस्था आज भी वैसी ही है। इसका मकसद था कि ऐसे विशेषज्ञ लोग भी संसद में आ सके जो शायद चुनावी राजनीति की आपाधापी में जीत ना पाएं, लेकिन देश को उनके ज्ञान और अनुभव की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक तरफ तो ये विचार बहुत अच्छा लगता है कि सचिन तेंदुलकर या जावेद अख्तर जैसे लोग संसद में आएं, पर क्या इसका इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी अपने उन लोगों को लाने के लिए नहीं कर सकती जो चुनाव हार गए हों? ये एक बहुत जायज बहस है और इस पर हमेशा चर्चा होती रहती है। संविधान बनाने वालों का इरादा तो निस्संदेह अच्छा था, लेकिन राजनीति में किसी भी प्रावधान के
मतलब दुरुपयोग की आशंका हमेशा बनी रहती है। सही बात है। ये सिस्टम की एक खामी भी है और खूबी भी। खूबी ये कि ये विशेषज्ञों के लिए दरवाजा खोलता है, और खामी ये कि ये राजनीतिक नियुक्तियों का एक रास्ता भी बन सकता है। तो ये संख्याओं और बनावट का फर्क हुआ। अब आते हैं उस फर्क पर जो इन दोनों सदनों के चरित्र को तय करता है, चुनाव का तरीका और कार्यकाल। लोकसभा तो 5 साल के लिए चुनी जाती है। हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और ये एक अस्थायी सदन है। अस्थायी मतलब सरकार बहुमत खो दे तो ये 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। इसके सदस्य बनने की न्यूनतम आयु भी 25 साल है, जो इसे एक युवा और ऊर्जावान सदन बनाता है। और चुनाव तो सीधा जनता करती है। जी, प्रत्यक्ष चुनाव, एक व्यक्ति एक वोट। और राज्यसभा का गणित इससे बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। पहली बात, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता। कभी नहीं। कभी नहीं। ये भारतीय लोकतंत्र की वो लॉ है जो हमेशा जलती रहती है, चाहे लोकसभा अस्तित्व में हो या न हो। वाह। इसी वजह से राज्यसभा का कार्यकाल अनंत माना जाता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अच्छा, सदन का कार्यकाल अनंत, सदस्यों का 6 साल। जी, और सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जो परिपक्वता और अनुभव की ओर इशारा करता है। ये बात हमेशा कंफ्यूज करती है। अगर सदन कभी भंग नहीं होता, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये तो एक पहेली जैसी है। ये भारतीय संविधान के डिजाइन की सबसे खूबसूरत और चतुर व्यवस्थाओं में से एक है। इसका राज इसकी चुनाव प्रक्रिया में छिपा है। लोकसभा की तरह यहाँ सारे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। तो फिर कैसे? व्यवस्था ये है कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। 1/3? हाँ, और सिर्फ उन्हीं खाली हुई 1/3 सीटों के लिए चुनाव होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समय पर सदन के 2/3 सदस्य हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनके पास अनुभव होता है। एक बैठ जाता है तो नया आ जाता है, लेकिन सदन कभी खाली नहीं होता। बिल्कुल। ये तो एक रिले रेस की तरह है, जहां बैटन हमेशा एक धावक से दूसरे को पास होती रहती है। एकदम सही एनालॉजी है। ये रिले रेस ही देश में नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करती है। सोचिए, अगर कोई नई सरकार बहुत बड़े बहुमत से लोकसभा में आती है और बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती है, तो राज्यसभा एक कूलिंग चेंबर की तरह काम करती है। कूलिंग चैम्बर? हाँ, वो कहती है रुकिए, ठहरिए, इस पर फिर से विचार करते हैं। वो उस बिल को तुरंत पास नहीं होने देती, उस पर बहस करती है। ये देश को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाती है। और इसके सदस्यों का चुनाव भी सीधे जनता नहीं करती? नहीं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हम और आप जिन विधायकों को, मतलब MLAs को अपने अपने राज्यों में चुनते हैं, वो विधायक वोट डालकर अपने राज्य के लिए राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की परिषद कहा जाता है। जी, क्योंकि ये केंद्र में राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन सदनों को चलाते हैं, यानी पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा में इस जिम्मेदारी को कौन संभालता है? राज्यसभा में 2 मुख्य अधिकारी हैं, सभापति और उपसभापति। और यहाँ संविधान ने एक और अनोखा दाव खेला है। अनुच्छेद 89 के मुताबिक भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेगा, वो अपने आप, मतलब बाय डिफॉल्ट, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य ही नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्योंकि उपराष्ट्रपति को तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर चुनते हैं, वो सिर्फ राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता। जी हाँ, यही इसकी सबसे खास और कह सकते हैं विवादित बात है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। इसके पीछे सोच ये थी कि सदन का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सदन की दलीय राजनीति से ऊपर हो, एक न्यूट्रल अंपायर की भूमिका निभा सके। तो अगर वो सदस्य नहीं है, तो वोटिंग के समय क्या होता है? क्या वो किसी बिल पर वोट कर सकते हैं? सामान्य स्थिति में बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाए, मान लीजिए 120-120, तो वो टाई तोड़ने के लिए अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। कास्टिंग वोट? हाँ, कास्टिंग वोट। उनका वोट हार जीत का फैसला करता है। ऐसे अलग है। वहां तो प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जैसे कई पद सुनाई देते हैं। हाँ, लोकसभा की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा विस्तृत है। चुनाव के बाद जब नई लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो राष्ट्रपति सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।
जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अस्थायी लेकिन महत्वपूर्ण पद है, एक संवैधानिक केयरटेकर की तरह। और उनका काम क्या होता है? उनका सिर्फ 2 काम होता है, नए सांसदों को शपथ दिलाना और नए स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाना। मतलब स्पीकर का चुनाव। जी, जैसे ही सदन अपने स्पीकर को चुन लेता है, प्रोटेम स्पीकर का पद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। और ये स्थायी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे चुने जाते हैं? अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्य शपथ लेने के बाद अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। मतलब ये सदन के सदस्य ही होते हैं? हाँ, दोनों। इनका कार्यकाल लोकसभा के साथ ही 5 साल का होता है। और एक दिलचस्प बात, स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को। एक दूसरे को? जी, लोकसभा स्पीकर का पद बहुत शक्तिशाली माना जाता है। उनके पास ऐसी क्या खास शक्तियां हैं जो राज्यसभा के सभापति के पास भी नहीं है? उनके कुछ शक्तियां तो समान हैं, जैसे सदन चलाना, अनुशासन बनाए रखना और टाई होने पर निर्णायक मत देना। लेकिन उनके पास 3 ऐसी सुपर पावर्स हैं जो उन्हें भारतीय संसदीय प्रणाली का केंद्र बिंदु बना देती हैं। सुपर पावर्स ये सुनना दिलचस्प होगा। पहली, जब किसी बिल पर दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। जॉइंट सेशन। हाँ, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर ही करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं। अच्छा, तो कंट्रोल स्पीकर के हाथ में होता है। जी, और क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज्यादा होते हैं तो अक्सर सरकार का पलड़ा ही भारी रहता है, तो स्पीकर की अध्यक्षता बहुत मायने रखती है। ठीक है, ये हुई पहली। दूसरी क्या है? दूसरी और शायद सबसे बड़ी शक्ति है धन विधेयक को प्रमाणित करने की। मनी बिल। हाँ, मनी बिल। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर का होता है और उनके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका असली मतलब क्या है? ये इतना बड़ा क्यों है? इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर स्पीकर ने किसी बिल को मनी बिल कह दिया तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। मतलब राज्यसभा की शक्ति वहां खत्म हो जाती है? लगभग। वो सिर्फ 14 दिन तक उसे रोक सकती है या सुझाव दे सकती है, जिसे मानना या ना मानना पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी। ये स्पीकर की एक ऐसी शक्ति है जो पूरे विधायी संतुलन को बदल सकती है। और तीसरी शक्ति? तीसरी शक्ति है दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता पर फैसला लेना। अगर कोई सांसद अपनी पार्टी बदलता है तो वो सदन का सदस्य रहेगा या नहीं, इसका फैसला स्पीकर करते हैं। तो वो एक जज की तरह काम करते हैं वहाँ? बिल्कुल, यहाँ वो एक जज की तरह काम करते हैं। हालांकि उनके इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन सदन के अंदर उनका अधिकार सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर संसद यहीं समाप्त होता है। अगर आपको समझ